तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है वह दस्तूर जारी है। कल मैं कहानी नहीं सुना पाया था चूँकि कुछ व्यक्तिगत कारण आ गया था और मैं घर अपने टाइम से पहुंच भी नहीं पाया, ना ही ऑफिस पहुंच पाया। इसी वजह से लगभग रात के 11 बजे तक आना हुआ, तो कहानी रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिल पाया, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अब सीधा सीधा आज की कहानी का रुख करते हैं। और आज की जो कहानी है, ये कहानी कहीं ना कहीं ऐसा अगर साफ शब्दों में कहें तो जो श्रद्धा वाकर केस हुआ था उस केस से भी ज़्यादा उलझी हुई है, और उस केस से भी ज़्यादा जो कातिल था वो जहन दिमागी है। आज की कहानी राजस्थान की है। कहानी राजस्थान के नागौर की है। दरअसल राजस्थान के नागौर में एक थाना लगता है श्री बालाजी थाना, और इसी थाने में 24 जनवरी साल 2023 को एक मिसिंग कंप्लेन दर्ज कर होती है। दर्ज कराने वाला बताता है कि साहब, जो मेरी बेटी है गुड्डी, जिसकी उम्र मात्र 30 साल है, अपने मायके से ससुराल के लिए जाती है 22 तारीख को ही। 22 तारीख को निकलती है, लेकिन आज 24 तारीख हो गए, वो मायके से ससुराल पहुंची नहीं और रास्ते में कहीं से गायब हो गई है। अब थाने में आए दिन ऐसी मिसिंग कंप्लेन, ऐसी चीज़ें आती रहती हैं। पुलिस वाले जैसे तैसे इस बात को नोट करते हैं, नोट करके कहते हैं कि ठीक है, आप जाइए, हम खोज लेंगे, जैसे कुछ होगा आपको बताएंगे, आप भी अपने तरीके से कोशिश कीजिए। बहरहाल घर वाले कंप्लेन दर्ज कराते हैं। दर्ज कराने के बाद जो गुड्डी के पिता थे मूलाराम, इनका घर पड़ता है बालासार। बालासार से लेके गुड्डी का जो ससुराल था वहाँ तक हर संभव कोशिश करते हैं। बार बार पति से बात करते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें पति पे भी थोड़ा बहुत डाउट होता है कि ऐसा तो नहीं है कि पति ने ही गायब कर दिया हो, ये पहुंची हो या नहीं पहुंची हो। सारी चीज़ें जो पिता था बेचारा मजबूर था, हर संभव कोशिश करता है, दिमाग लगाता है, लेकिन काफ़ी टाइम बीत जाता है। थाने में रिपोर्ट भी हो जाती है, लेकिन कहीं से भी जो उनकी बेटी गुड्डी था कुछ पता नहीं चलता। इधर जो खबर थी, जब लड़की के ससुराल मुंडासार पहुंचती है, उसके जो पति थे कृष्णाराम, वो भी सुनते हैं, वो भी परेशान कि उनकी पत्नी मायके गई, मायके से अचानक से गायब हो गई। सारी चीज़ें चलती रहती हैं। उधर जो उसका पति था वो अपनी दिशा में खोजता है, इधर जो पिता था वो भी खोजता रहता है। इसी बीच एक उड़ती उड़ती खबर आती है, और इस खबर के अनुसार एक आदमी था, वो आके कहता है कि जो तुम्हारी बेटी है उसको हमने लास्ट टाइम अनोपा राम, जो कि गांव का एक कारपेंटर है, उसके साथ देखा था। और हम आपसे बताना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आपको जान के दुख होगा कि आपकी जो बेटी है उसका अनोपा राम से अफेयर था। अब ये खबर लड़की के पिता को भी मिलती है, और सेम खबर थाने में भी पहुंचती है। थाने वालों को एक हिंट मिल चुका था। थाने वालों को लगता है कि चलो अब बस उस प्रेमी के साथ मिली थी, जहाँ तक संभव है प्रेमी के साथ भागी होगी, प्रेमी की लोकेशन को निकालना है, पकड़ लेना है, लड़की मिल जाएगी, बात आई गई हो जाएगी। इसीलिए पुलिस वाले उस लड़की के प्रेमी अनोपा राम को उठाते हैं। उठाने के बाद थाने लाते हैं। थाने लाने के बाद सामने बैठाते हैं, लेकिन एक चीज़ बड़ी अजीब लगती है कि अगर लड़की के साथ ये भागा था तो ऐसे अचानक से मिल कैसे गया, और अगर मिल गया तो इसका मतलब ये भागा नहीं था। तो पुलिस वालों को तो एक तरफ लग भी रहा था कि जो जानकारी है इसके पास कुछ होगी नहीं, लड़की के बारे में से कुछ पता नहीं होगा, बेचारे को फर्जी फंसाया गया। फिर भी पुलिस थी, पुलिस का काम था पूछताछ करना, और इसीलिए उखड़े उखड़े मन से इस अनोपा राम से पूछताछ की जाती है। पूछताछ करते हैं। पूछताछ करने के बाद अनोपा राम जैसे तैसे बताता है कि साहब, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे फर्जी फंसाया जा रहा है, मैं गरीब कारपेंटर आदमी हूँ, बढ़ई का काम करता हूँ, जैसे तैसे रोजी रोटी कमाता हूँ। आप थाने बैठा हैं, कल को मेरा पैसे का नुकसान होगा, कौन भरपाई करेगा? आप लोग सिर्फ गरीबों को परेशान करते हैं, मजलूमों को परेशान करते हैं। अब ये बात जब पुलिस वाले सुनते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारे बारे में हमने सुना है कि तुम्हारा अफेयर था। अब इस पे अनोपा राम कहता है कि साहब, मेरा अफेयर कैसे हो सकता है, मेरी तो शादी हुई है, आप चाहे तो मेरी पत्नी से मिल लीजिए, उससे पूछताछ कर लीजिए। अब पुलिस वाले दोहरी नाव पे खड़े थे। इधर गांव वालों का मानना था कि इस अनोपा राम का उस गुड्डी से अफेयर था, इधर अनोपा राम पहले से शादीशुदा, उसकी पत्नी भी थी। इसीलिए पुलिस वाले अपना गांव वालों की बात पे यकीन कर सकते थे, ना ही अनोपा राम की। लेकिन अब मजबूरी थी, गांव वाले संख्या में ज़्यादा थे, मानसिक दबाव उनका ज़्यादा था। इसीलिए न चाहते हुए भी इस अनोपा राम से पुलिस वाले थोड़ा सख्ती से पूछताछ करते हैं। और जैसे ही सख्ती से पूछताछ करते हैं, यह जो अनोपा राम था थोड़ा बहुत लड़खड़ाने लगता है। अब जब
अनूपाराम लड़खड़ाता है तो इस बात को पुलिस वाले भांपते हैं, जो कि उनकी नज़र पार की थी। अनूपाराम लड़खड़ाता है, इस चीज़ को भाप जाते हैं। भापने के बाद अब उन्हें भी लगता है कि शायद कुछ न कुछ ये अनूपाराम जानता जरूर है। इसीलिए अब पुलिस वाले इस अनूपाराम से अपना पुलिसिया अंदाज अपनाते हैं और इससे और सख्ती से पूछताछ करते हैं। तो अंत में यह हारता है, टूटता है और इसे लगता है कि अब झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए अंत में कहता है कि साहब, गुड्डी को मैंने मार दिया। अब ये खबर जब पुलिस वाले सुनते हैं तो एक तरह से पुलिस वालों के अब होश खराब हो जाते हैं। एक आदमी जो उनके सामने बैठा है, शादीशुदा है, उसके बाद भी अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर कर चुका है। और ऐसी खबर अभी कुछ दिन पहले श्रद्धा वाकर वाले केस में आई थी। ऐसी खबर आ भी रही है अलग अलग जगहों से। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये भी उसी कड़ी में जुड़ जाए और बाद में पुलिस वालों की बदनामी हो। इसीलिए जल्द से जल्द अब केस को सुलझाना है, कातिल सामने है और अब लाश बरामद करनी है और मर्डर का मोटिव इस्टेब्लिश करना है। इसीलिए सबसे पहले पुलिस वाले अब पूछते हैं कि तुमने मारा क्यों और क्या रीज़न था ऐसा कि तुमने उसकी हत्या कर दी। अब ये बात जब पुलिस वाले उससे पूछते हैं तो अनूपाराम अपनी असली कहानी सुनाता है और बताता है कि गुड्डी की शादी आज से लगभग 10 साल पहले मुंडासार की कृष्णा राम से हुई थी और वही मेरी शादी साल 2020 में एक दूसरी लड़की से हुई। गुड्डी की शादी के 10 साल बीत चुके थे, मेरी शादी को भी 2-3 साल बीत चुके थे। लेकिन बदकिस्मती ऐसी थी कि ना ही गुड्डी को कोई बच्चा था, ना ही हमें कोई बच्चा था। धीरे धीरे अचानक से हम दोनों में मुलाकात हुई। मुलाकात धीरे धीरे बातचीत हुई। बातचीत में हम दोनों ने अपना दुख एक दूसरे से शेयर किया। गुड्डी को भी एक बेटा चाहिए था, हमें भी एक बेटा चाहिए था। दोनों ही निसंतान थे। एक दूसरे को कंधे का सहारा देते हैं। देते देते दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती कब बढ़ के जिस्मानी रिश्ते में बदल जाती है, न गुड्डी को भनक लगती है ना ही अनूपाराम को। बहरहाल अब दोनों शादीशुदा थे तो इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं था। अनूपाराम तो जैसे तैसे करके खुद को संभाल लेता है, लेकिन जो गुड्डी थी, जो 10 सालों से अपने पति से वो सुख शायद नहीं पा रही थी, वो इस अनूपाराम के प्यार में पागल हो जाती है। पागल होती है। पागल होने के बाद कहती है कि मैं अपने पति उसको कृष्णाराम को छोड़ना चाहती हूँ और अनूपा तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब ये बात अनूपा जब सुनता है तो उसे लगता है ये तो गले का फांस हो गया, मैं तो पहले से शादीशुदा हूँ। अब एक लड़की से शादी हुई है, शादी के महज 2 साल बीते हैं। इसी बीच अगर मैं एक दूसरी लड़की से अफेयर कर रहा हूँ और शादी करूँगा, मामला समाज के बीच आएगा तो इतनी बदनामी होगी, कल को पुलिस केस भी हो सकता है। अब जो अनूपाराम था गुड्डी से अपना पीछा छुड़ाने लगता है। गुड्डी फ़ोन करती तो अनूपाराम फ़ोन नहीं उठाता। गुड्डी मिलने को कहती है तो अनूपा मिलने नहीं आता। लेकिन जितनी ही दूरी अनूपा बना रहा था, गुड्डी उसके उतना ही करीब आना चाह रही थी। समय बीतता गया, गुड्डी का प्यार परवान चढ़ता गया। गुड्डी अब अनूपा के बिना न रह सकती थी, न जी सकती थी। शायद अगर रातों को अनूपा फ़ोन न करता तो गुड्डी सो भी ना पाती। इसी बीच गुड्डी आए दिन मायके आती, रास्ते में इससे मिलने की कोशिश करती, आते हुए भी जाते हुए भी। सारी चीज़ें बढ़ती गई, लेकिन गुड्डी की जो जिद थी कि अब तुम मुझसे शादी करो, ये चीज़ अनूपा को कहीं ना कहीं खाए जा रही थी। समय बीतता गया, गुड्डी का जिद भी बढ़ता गया और अंत में जो अनूपा को लगता है कि ये जो गुड्डी है अब ये नहीं मानेगी, तो अब गुड्डी को ये रास्ते से हटाने का फैसला करता है। लेकिन अब बड़ी दिक्कत थी आज के टाइम में, देख भी रहा था कि लोग कत्ल कर रहे हैं, कत्ल करने के बाद पकड़े जा रहे हैं। इसीलिए एक ऐसी कहानी का इंतज़ार था, एक ऐसी कहानी की तलाश थी जिस कहानी में जो कातिल हो वो कभी पकड़ा ही ना जाए। इसीलिए सबसे पहले यूट्यूब खोलता है, यूट्यूब पे चेक करता है कि अगर किसी की कत्ल कर दें तो कैसे कैसे कंडीशन पे कितनी कितनी सज़ा मिलती है और क्या क्या किया जाए कि कत्ल की सज़ा से बचा जा सके। ये चीज़ें ये सर्च करता है, कई स्पेशलिस्ट, कई वकालत वाले इस पर अपनी अपनी वीडियोस जो रखे हैं उसको देखता है। देखने के बाद कुछ कुछ कंक्लूजन्स इसके पास पहुंचते हैं। पहला कंक्लूज़न ये था कि अगर डेड बॉडी ही ना मिले तो कत्ल कहीं से इस्टेब्लिश ही नहीं हो पाएगा। दूसरा कंक्लूज़न ये था कि आप पुलिस के सामने भले ही स्वीकार ले, लेकिन कोर्ट के आगे आपको नहीं स्वीकारना है और पुलिस के सामने दिया गया बयान कहीं ना कहीं कोर्ट में एडमिसेबल नहीं है। ये 2 चीज़ें जब इसे मिल गई, अब इसके बाद ये मर्डर करने के तरीक़ों की मूवीज़ और सीरीज़ देखने लगता है। और कोई भी कातिल हो आमतौर पे 2 ही सीरीज़ देखता है, या तो वो दृश्यम हो
क्योंकि उसमें कातिल कभी पकड़ा नहीं गया, और या फिर जो और क्रिमिनल जस्टिस टाइप की होती हैं उसको देखता है। ये सारी सीरीज़ देखता है। सारी सीरीज़ देखने के बाद मर्डर करने के तरीके से लेके लाशों को छुपाने तक सारे प्रोसेस को देखता है, और इसके बाद 22 तारीख को गुड्डी को फ़ोन करता है। और कहता है कि आओ तुमसे मिलता हूँ, चलते हैं कहीं दर्शन वगैरह करते हैं। दर्शन करते हैं, उसके बाद उसी मंदिर में शादी कर लेंगे, उसके बाद तुम मेरे साथ रहना, लेकिन घर पे ये बता के मत आना कि तुम मेरे पास आ रही हो, तुम अपने घर पे बताना कि तुम मायके से ससुराल जा रही हो। गुड्डी अब ये बात सुनती है तो गुड्डी के भी खुशी का ठिकाना नहीं था। गुड्डी बेहद खुशी मन से अपने पिता से, मूलाराम से कहती है कि बहुत दिन हो गया मायके रहते, और अब मैं जा रही हूँ, रास्ते में एक मंदिर है वहाँ दर्शन करूँगी, उसके बाद चली जाऊँ ससुराल। चूँकि जो मेरे पति हैं वो भी फ़ोन किए थे, कह रहे थे कि आ जाओ। इतना कहती है, पिता भी खुश हो जाता है कि चलो ठीक है, मेरी बिटिया ससुराल जाना चाहती है। और हर बाप को खुशी होती है अगर उसकी बेटी मायके से ज़्यादा अपने ससुराल को प्यार करे। जो मूलाराम थे, सामान वगैरह जो भी ज्वेलरी, गहने, जोरात जो भी उनसे बन सकता था, सारी चीज़ें अरेंज करते हैं। अरेंज करने के बाद गुड्डी को विदा करते हैं। विदा करने के बाद गुड्डी आगे जाती है। जाने के बाद भदवासी बस स्टैंड पहुंचती है। वहां पहुंचती है। पहुंचने के बाद एक लड़का जो उसका आशिक था, नोपाराम, वो वहां पे उसे बाइक पे बैठाता है। बैठाने के बाद मंदिर लेके जाता है, वहाँ दर्शन करते हैं ये दोनों। इसके बाद उसे केंद्रीय विद्यालय लाता है, और वहीं पे गुड्डी से कहता है कि देखो गुड्डी, समझ जाओ मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पहले से शादीशुदा हूँ, महज 2 साल मेरी शादी को हुए हैं। मैं अपनी पत्नी से भी बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। अब गुड्डी ये बात जब सुनती है तो उसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ था, क्योंकि वो पहले से ही घर से शादी की तैयारी करके चली थी, अपने पति को छोड़ के इसके साथ रहने को चली थी। गुड्डी जब इतना सुनती है, सुनने के बाद इससे लड़ने झगड़ने लगती है। ये भी लड़ता झगड़ता है, सारा प्लान इसका पहले से सेट था। ये तो बहरहाल बस एक कोशिश कर रहा था कि अगर गुड्डी मान जाए तो एक कत्ल ना करे। बहरहाल गुड्डी नहीं मानती, और अंत में चूँकि ये कारपेंटर का काम करता था तो इसे कोई हथियार, कोई चीज़ बाहर से नहीं खरीदनी थी। ये अपने उसी हथियार को लेता है जो इसे बढ़ई के काम में लगता था। उसी हथियार से गुड्डी का कत्ल करता है। कत्ल करने के बाद वहाँ से चला जाता है। अब पुलिस वाले जब ये कहानी सुन रहे थे, इतनी कहानी जब ये बताता है तो ये फ़ौरन पुलिस वाले इससे पूछते हैं कि चलो कत्ल हो गया तो लाश कहाँ है। अब यहीं से इसने जो सीरीज़ देखी थी, जो सारी चीज़ें देखी थी, उसका काम शुरू होता है। ये कहता है कि साहब, मैंने कत्ल किया। कत्ल करने के बाद लाश को मेरा जो गांव है उसी गांव में कुएं में, एक सूखा कुआं है, उसी कुएं में ले जाके लाश को फेंक दिया। पुलिस वाले कहते हैं कि अच्छा अपने गांव का नाम बताओ। ये कहता है कि मेरा गांव डेरवा है। पुलिस वाले जैसे ही ये बात सुनते हैं, फ़ौरन भाग के उस कुएं के पास जाते हैं। कुएं को देखते हैं। कुएं को देखते ही पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जो कुआं था वो 308 फीट गहरा था, और किसी पुलिस वाले के लिए ऐसे उस कुएं में उतरना, चूँकि कुआं बहुत टाइम से बंद था, तो हो सकता है उसमें मेथेन गैस बन गई हो, कार्बन गैस बन गई हो, तो इस तरह से कुएं में उतरा भी नहीं जा सकता। अब कुआं 308 फीट गहरा, उस कुएं की एकदम तलछटी में एक लाश हो सकती है। इसीलिए पुलिस वाले अपने ऊपरी दर्जे के अफसर से कांटेक्ट करते हैं। एनडीआरएफ की टीम बुलाई जाती है, एसडीआरएफ की टीम बुलाई जाती है। घंटों तक एनडीआरएफ, एसडीआरएफ मोटर पंप लेके, अलग अलग इक्विपमेंट लेके पूरे कुएं में खाक छानते हैं। पूरा दिन मेहनत करते हैं, लेकिन उस कुएं से एक नाखून का टुकड़ा नहीं मिलता। अब पुलिस वाले एक तरह से खिसियाते हैं। खिसियाने के बाद लौट के थाने आते हैं, और जैसे एनडीआरएफ की टीम आई, बात मीडिया में गई। धीरे धीरे मामला प्रकाश में आने लगा। मामले की गूंज संसद तक पहुंच गई। धीरे धीरे मामला तूल भी पकड़ रहा है, और इधर अनोपाराम है कि थाने में आराम से बैठा है। पुलिस वाले जाते हैं, जाने के बाद कहते हैं तुमने गलत टिप दिया, और इसका प्लान भी यही था कि मुझे सच्चाई बतानी ही नहीं, बस इधर से उधर पुलिस वालों को घुमाना है। इसके बाद ये दूसरी लोकेशन बताता है। कहता है कि साहब मैं डर गया था, मैं झूठ बोल रहा था, एक दूसरी लोकेशन बता रहा हूँ, आप वहाँ जाइए, वहाँ आपको लाश मिलेगी। पुलिस वाले फ़ौरन भाग के उस दूसरी लोकेशन पे एसएफएल की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम, ड्रोन कैमरा, सारी चीज़ें, लगभग 50 से ज़्यादा पुलिस वाले, 2 अलग अलग टीमें, 10 से ज़्यादा डॉग, एसएफएल की टीम, फॉरेंसिक टीम, ड्रोन कैमरा, सारी चीज़ें उस दूसरी जगह पे पहुंचती हैं। पूरे के पूरे दिन वहाँ सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है।
लेकिन पूरे के पूरे सर्च ऑपरेशन में यहाँ भी एक नाखून का टुकड़ा नहीं मिलता। पुलिस वाले फिर से गुस्साते हैं, उनका गुस्सा 7वें आसमान पे था। लेकिन एक आदमी जो अपने कत्ल की बात खुद स्वीकार चुका हो तो उससे ना आप 3rd डिग्री अपना सकते हैं, ना ही कुछ कर सकते हैं। एकदम वही श्रद्धा वाकर वाले केस की तरह उसमें भी आफ्ताब कत्ल की बात स्वीकार चुका था, तो उसने लाश कहाँ छुपाई, कहाँ फेंका, इस बात के लिए आप उससे सख्ती दिखा ही नहीं सकते थे। इसीलिए अब पुलिस वाले से फिर से कहते हैं कि सच बताओ कहाँ फेंका। और इतना कहने के साथ साथ उसकी जो वाइफ है उसको भी सामने ला के बैठा देते हैं। वाइफ को देखता है, देखने के बाद कहता है कि मैंने पुलिस वालों को दोनों लोकेशन गलत बताई। दरअसल जो लाश है जहाँ केंद्रीय विद्यालय पे मैंने कत्ल किया था वहीं इस लाश को मैंने दफना दिया। पुलिस वालों की एक टीम भाग के उस तीसरी जगह पे जाती है, लेकिन इस तीसरी जगह पे कुछ कपड़े, कुछ बाल के अंश और एक इंसानी जबड़ा मिलता है। ये चीज़ें पुलिस वाले लेते हैं, लेने के बाद वापस आते हैं और फिर पूछते हैं कि तुमने 2 बार झूठ क्यों बोला। और अभी भी डाउट था कि ये जो चीज़ें मिली हैं ये गुड्डी के ही है या फिर किसी और के। पुलिस वाले इन चीज़ों को डीएनए के लिए और बाकी चीज़ों के लिए भेजते हैं। साथ ही इससे पूछते हैं तो ये कहता है कि साहब मैंने लाश को कत्ल किया, कत्ल करने के बाद वहीं पे फेंक दिया और 6 दिन बाद मैं गया, लाश के टुकड़े किए, कई टुकड़े किए और करने के बाद वहीं पे दफना दिया। अब पुलिस वाले फिर जाते हैं, वहाँ पे जगह जगह खुदाई करते हैं, लेकिन यहाँ से भी लाश का कोई टुकड़ा नहीं मिला। आज भी ये पुलिस को गुमराह कर रहा है। इस घटना को लगभग 25 दिन बीतने वाले हैं। लगातार ये उधर उधर कहानी बता रहा है। सैकड़ों पुलिस वाले पूरे दिन अलग अलग जंगलों में, अलग अलग कुओं में, अलग अलग विद्यालय के पास, स्कूलों के पास लाश के टुकड़े खोज रहे हैं कि कोई लाश मिल जाए, कोई और चीज़ मिल जाए। बहरहाल डीएनए रिपोर्ट आई। इस डीएनए रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हो गई कि जो कातिल है और जिसकी ये बॉडी है वो गुड्डी ही है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अगर ये कोर्ट में जाके बदल गया कि कत्ल मैंने नहीं किया, तो पुलिस के पास अभी तक ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जिससे ये पता चल सके कि जो कातिल है ये अनूपा राम है। आपको जान के हैरानी होगी कि इस अनूपा राम से एसपी, डीएसपी, आईजी, एसओ, सीओ सारे के सारे रैंक के अफसर पूछताछ कर चुके हैं, चूँकि इस हत्याकांड ने राजस्थान में एक तरह से भूकंप ला दिया, भूचाल ला दिया है। राजस्थान की राजनीति इस कदर गर्मा चुकी है इस पे, चूँकि जिस हिसाब से इसने कत्ल किया और जिस हिसाब से ये महज 8वीं पास होने के बावजूद भी ये पूरे मामले को घुमा रहा है, जिस हिसाब से पुलिस को इधर से उधर दौड़ा रहा है और सबूत के नाम पे, सुराग के नाम पे पुलिस के पास महज कुछ बाल, कुछ कपड़े और एक हड्डी है। और इसी से पूरे के पूरे मामले को सुलझाना है, पूरे के पूरे मामले को इस्टेब्लिश करना है। हो सकता है आने वाले टाइम में ये लाश का पता बता दे, लेकिन जिस हिसाब से ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पुलिस को घुमा रहा है, शायद ये बेहद ट्रेंड हो चुका है। इसके दिमाग में सारा प्लान सेट है कि किस तरह से पुलिस को आखिरी दम तक घुमाना है। और जैसे दृश्यम में कभी लाश नहीं मिली, ठीक उसी तरह से इसमें भी कभी लाश नहीं मिलने देना है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी राजस्थान के नागौर के मशहूर गुड्डी हत्याकांड की। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। और कल मैं कहानी नहीं सुना पाया था क्योंकि कुछ मजबूरी थी। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।